हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 की चर्चा करेंगे और इस चैप्टर का नाम है, ये कार्बन से रिलेटेड है। कार्बन और उसके यौगिक की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो कार्बन क्या है? कार्बन हमारी प्रकृति में एक महत्वपूर्ण तत्व है। कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है और कार्बन का परमाणु भार 12 AMU होता है। AMU यहाँ पे शॉर्ट फॉर्म है, जिसका पूरा नाम है एटॉमिक मॉस यूनिट। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान इकाई। कार्बन परमाणु भूपर्पट्टी में 0.02% के लगभग पाया जाता है और वायुमंडल में CO2 के रूप में लगभग 0.03% पाया जाता है। कार्बन का प्रतीक यानी C लिखते हैं अपन ना कार्बन के लिए प्रतीक के रूप में। कार्बन चतुर्संयोजी मतलब एक तत्व होता है, अर्थात वह 4 संयोजकता प्रदर्शित कर सकता है। वह 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। ठीक है ना, आगे देखें तो कार्बन के लास्ट कोष में है ना 4 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 4 अष्टक पूरा करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन ले भी सकता है और 4 इलेक्ट्रॉन दे भी सकता है। कार्बन पर 4 इलेक्ट्रॉन देने से +4 आवेश आ जाएगा, है ना। 4 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो धनावेश बढ़ जाएगा। इसलिए हम बताते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की संख्या कम है वहाँ पर और धनावेश बढ़ जाते हैं। तो धनावेश कितने बढ़ जाते हैं? +4 से। इसलिए हम कहते हैं कि कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन दे दिया तो उस पर +4 आवेश आ जाएगा और कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लेने से उसके ऊपर -4 आवेश आ जाएगा। ठीक है ना, यानी इलेक्ट्रॉन 4 बढ़ जाएंगे उसके पास। तो 4 इलेक्ट्रॉन लेने पर उसके पास -4 आवेश होगा। अब देखो सहसंयोजक बंध क्या है, देखते हैं। कोई दो समान या असमान तत्व अगर हों, जैसे दोनों नाइट्रोजन नाइट्रोजन हो सकते हैं या कार्बन और हाइड्रोजन वगैरह हो सकते हैं। ठीक है, तो दो समान या असमान तत्वों के बीच में इलेक्ट्रॉनों के साझे से बना बंध सहसंयोजक बंध कहलाता है। और बना हुआ जो यौगिक है, सहसंयोजक बंध से जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम सहसंयोजक यौगिक कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कुछ तत्वों की बात कर रहे हैं। जैसे यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, यहाँ हम नाइट्रोजन की बात कर रहे हैं। तो नाइट्रोजन का परमाणु क्रमांक जो है वो 7 होता है, यानी उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 ही प्रोटॉन है। नाइट्रोजन के पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और बाहर वाले कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन संयोजी इलेक्ट्रॉन कहलाते हैं। तो संयोजी इलेक्ट्रॉन ही अष्टक पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान दर्शाते हैं। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉनों को संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। तो बाह्यतम कोष के इलेक्ट्रॉन ही हमेशा सहसंयोजक बंध में भाग लेते हैं। तो यहाँ नाइट्रोजन के पास आप देख पा रहे हो कि इसके पास परमाणु क्रमांक 7 है, 7 इलेक्ट्रॉन है और साथ ही उसके पास प्रोटॉन है। बाह्यतम कोष में उसके पास 5 इलेक्ट्रॉन है, आप यहाँ पे देख रहे हो। अब नाइट्रोजन के यहाँ पे देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा एक डॉट यहाँ पर है, दूसरा यहाँ है, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ है, पांचवा यहाँ है। तो नाइट्रोजन के एक साइड के नाइट्रोजन के इलेक्ट्रॉनों को हमने डॉट से दिखा दिया और दूसरे साइड के 1 2 3 4 और 5, ये 5 इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से दिखा दिया है। तो इस प्रकार से नाइट्रोजन जो है उसके बाह्यतम कोष के जो 5 इलेक्ट्रॉन वो हमने दर्शा दिए। अब दो नाइट्रोजन आपस में 3 इलेक्ट्रॉनों का साझा करें तो उनके पास अष्टक पूरा होने की संभावना होगी। अगर ये इसके लास्ट कोष में 5 इलेक्ट्रॉन है तो ये इससे 3 इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा तो इसके पास 8 हो जाएंगे। और इसी प्रकार से देखो, अगर जो दूसरा नाइट्रोजन उसके पास में 5 इलेक्ट्रॉन है, ये इधर से 3 इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो इसके पास में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। यानी दोनों के बीच में तीन इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान होने से 3 सहसंयोजक बॉन्ड बन जाएंगे। ठीक है ना, देखो ध्यान रखो, अगर इधर से है ना इस साइड से एक इलेक्ट्रॉन आया और इस साइड से दूसरा इलेक्ट्रॉन आया, ये दोनों आपस में बॉन्ड बना लेंगे तो दोनों इलेक्ट्रॉनों के साझे से एक सिंगल बॉन्ड बन जाएगा। इसी प्रकार से अगर दूसरा और इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, इधर से एक दूसरा आ रहा है, तो उनके बीच में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से दूसरा बॉन्ड बन जाएगा। तो अगर इस दोनों तरफ से 3 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो ट्रिपल बॉन्ड बन जाएगा दोनों के बीच। अगर दोनों तरफ से 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी हो रही है तो डबल बॉन्ड बन जाएगा। और अगर दोनों के बीच में केवल एक एक इलेक्ट्रॉन की ही साझेदारी हो रही है तो उनके बीच में सिंगल बॉन्ड होगा। ठीक है ना, ये आप ध्यान रखें। तो इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अष्टक पूरा करने के हिसाब से होता है। नाइट्रोजन के पास में 5 इलेक्ट्रॉन है लास्ट कोष में, आप देख रहे हो, और बाह्यतम कोष में 5 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से दो नाइट्रोजन के परमाणु आपस में सहसंयोजी बॉन्ड बना सकते हैं और दोनों के बीच में 3 इलेक्ट्रॉन का साझा होने से त्रिबंध बनेगा, है ना। नाइट्रोजन नाइट्रोजन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होगा, है ना, त्रिआबंध होगा। अब इसके बाद में देखो अपन बात करें ऑक्सीजन से रिलेटेड। तो ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आप देखो तो उसका परमाणु क्रमांक 8 है
उसके पहले कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है और लास्ट कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। तो इसके लास्ट कोष में 6 इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये 2-2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर ले, है ना, 2 इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान कर ले तो इसके पास अष्टक पूरा हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे ये ऑक्सीजन है, इसके हमने 1 2 3 4 5 6 डॉट से इसके हमने 6 इलेक्ट्रॉन दिखा दिए, है ना। आपको क्लियरली नहीं दिख रहा, थोड़ा मैं जूम करता हूँ। अब देखो यहाँ पे ऑक्सीजन की अगर हम बात करें तो ऑक्सीजन के पास में बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है, ये हमने दिखा दिए। इधर वाले इलेक्ट्रॉनों को हमने क्रॉस से दिखा दिया। अब इस प्रकार से हम क्या देखें कि इन दोनों के बीच में 2-2 इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, जिसकी वजह से इनके बीच में डबल बॉन्ड बन जाएगा। और इसके पास में अगर बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है और 2 इलेक्ट्रॉनों की ये इधर से साझेदारी कर रहा है, तो 6 तो ये इस वाले और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से इसके पास 8 हो जाएंगे। और इसके पास 6 तो ये इसके खुद के हैं और 2 इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी इधर से कर लेगा, तो इसके पास भी बाह्यतम कोष में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे और दोनों के बीच में इस प्रकार से डबल बॉन्ड बन जाएगा। ठीक है, आप ध्यान रखोगे। तो सहसंयोजक बॉन्ड जो है 2 समान समान या असमान तत्वों के बीच में बनता है। नेक्स्ट देखो नाइट्रोजन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का बॉन्ड दिखा देते हैं, यानी कि अपन जल की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो जल का जो अणु है, जल का अणु है ना, इस जल के अणुओं में हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 1 है। तो एक ऑक्सीजन को हमने सेंटर में कर दिया और 2 हाइड्रोजन को अगल बगल में कर लिया। अब ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में आपको पता है कि 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 8 परमाणु क्रमांक है, पहले में 2 आते हैं तो दूसरे में 6 बचेंगे। तो ऑक्सीजन के बाह्यतम कोष में 6 इलेक्ट्रॉन है। इधर वाले हाइड्रोजन के पास में बाह्यतम कोष में सिर्फ 1 इलेक्ट्रॉन है, ये हम जानते हैं। हाइड्रोजन का एक ही परमाणु क्रमांक होता है, एक ही इलेक्ट्रॉन है उसके पास, बाह्यतम कोष में एक ही रहेगा। इधर यह हाइड्रोजन, इसके बाह्यतम कोष में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर ऑक्सीजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इससे कर ले और 1 इलेक्ट्रॉन का साझा इससे कर ले, तो ऑक्सीजन के पास 6 पहले से थे, 1 इलेक्ट्रॉन की साझेदारी इधर से कर रहा है, 1 इधर से कर रहा है, तो ऑक्सीजन के पास में 8 इलेक्ट्रॉन यानी अष्टक पूरा हो जाएगा। और हाइड्रोजन का अष्टक तो चूंकि हाइड्रोजन के जो फर्स्ट कोष है उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, तो एक इसके पास पहले से है और दूसरा ऑक्सीजन से साझा कर रहा है। तो इस प्रकार से हाइड्रोजन जो है वो अपने बाह्यतम कोष में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से 2 इलेक्ट्रॉन पूरे कर लेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन का अधिकतम इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन के लास्ट कोष में से ज़्यादा 2 हो सकते हैं, तो 2 हो गए और ये संतुष्ट हो जाएगा। तो इस प्रकार से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से सिंगल बॉन्ड बन जाता है। बीच में ऑक्सीजन हो जाएगा, इधर हाइड्रोजन हो जाएगा और सिंगल बॉन्ड से हाइड्रोजन जुड़ जाएंगे ऑक्सीजन से। ठीक है, तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से जो बॉन्ड बनता है उसे हम सहसंयोजी बॉन्ड कहते हैं और ऐसे यौगिकों को हम सहसंयोजी यौगिक कहते हैं। ठीक, ओके। अब हम देखो इसके बाद में आगे बात कर रहे हैं यहाँ पे। अब हम देखो यहाँ पे बात कर रहे हैं कि सहसंयोजक यौगिक जो हैं उनके गुण क्या क्या होते हैं। तो सहसंयोजक यौगिकों के गलनांक और क्वथनांक निम्न होते हैं, क्योंकि सहसंयोजक जो यौगिक हैं वो जिन बंधों से बने होते हैं वो सहसंयोजक बंध कमजोर प्रकृति के होते हैं, तो वो आसानी से यानी कम टेम्परेचर से टूट जाते हैं। तो इनके गलन अंक यानी गलाने के लिए जो तापमान का अंक है और क्वथन अंक यानी उबालने के लिए जो तापमान का अंक है वो बहुत कम होता है। तो ये यानी कम तापमान इनको चाहिए होता है, इसलिए हम कह सकते हैं कि इनके गलन अंक और क्वथनांक कम होते हैं या निम्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखो आप, सहसंयोजक यौगिक जो है वो विद्युत और उष्मा के कुचालक होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें आयन नहीं बनते हैं और आयन के बिना विद्युत और उष्मा का चालन संभव नहीं होता है। आयनिक यौगिकों में आपको पता आयन बनते हैं, इसलिए वो उष्मा और विद्युत के चालक होते हैं, जबकि सहसंयोजक यौगिक ऐसा नहीं करते हैं। सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, है ना, ये गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं। तो सहसंयोजक यौगिक सामान्यतः गैस और द्रव अवस्था में मिलते हैं। तो कुछ इस पॉइंट को और आगे देख लेते हैं थोड़ा। ठीक है, तो ये पॉइंट यहीं पर है कि जो सहसंयोजक यौगिक होते हैं वो कुछ द्रव या गैस ये रूप में पाए जाते हैं। तो नाइट्रोजन, ऑक्सीजन वगैरह गैस के रूप में पाए जाते हैं। कुछ सहसंयोजक यौगिक जैसे आप जल की बात करें तो वो द्रव के रूप में अपनी प्रकृति दर्शाता है। अब इसके बाद देखो हम कुछ पॉइंट और देख लेते हैं।
यहाँ पे देखो, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कि कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति होती है। यानी कार्बन चारों तरफ मुख रखता है। सर्वतोमुखी का मतलब अपन ऐसे समझ लेते हैं कि कार्बन के लास्ट कोष में 4 इलेक्ट्रॉन है, तो चार एक साथ 4 तत्वों से अपना बॉन्ड बना सकता है ना। तो कार्बन परमाणु अन्य कार्बन परमाणु के साथ सहसंयोजक बंध द्वारा जुड़कर लंबी श्रृंखला, साकित श्रृंखला, ठीक है, या वलय श्रृंखला बना लेता है। तो इसे श्रृंखलन का गुण कहते हैं। ठीक है, आप ध्यान रखोगे। श्रृंखलन का गुण का मतलब है कि कार्बन कार्बन, देखो यहाँ पे एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे कार्बन जुड़ते जाते हैं और इनके बीच में लंबी श्रृंखला से सहसंयोजक बॉन्ड बन जाता है। कार्बन देखो साकित श्रृंखला के रूप में भी हो सकता है। अगर आपको यहाँ पर देखो दिखाई दे रहा है, तो इसमें एक कार्बन ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, और इस चौथे कार्बन के साथ में ऊपर एक कार्बन और लगा हुआ है, फिर उससे एक कार्बन और जुड़ा हुआ हो सकता है। तो इस प्रकार से कार्बन जो है वो साकित श्रृंखला भी बना लेता है। ठीक है, एक यहाँ पर देखो एक नीचे की ओर श्रृंखला दिखाई हुई है। इसी प्रकार कार्बन जो है वो वलय श्रृंखला भी बनाता है, वलय के रूप में, है ना, वलय श्रृंखला भी बनाता है रिंग के फॉर्म में। जैसे देखो ये कार्बन है, इससे दूसरा कार्बन जुड़ गया, तीसरा कार्बन जुड़ गया, चौथा जुड़ गया, पांचवा, छठा, है ना, ये आपस में जुड़े हुए सारे कार्बन। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो लंबी श्रृंखला, साकित श्रृंखला और वलय श्रृंखला बना लेता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखो। नेक्स्ट पॉइंट है कि कार्बन की संयोजकता 4 होती है, अर्थात यह 4 अन्य कार्बन या 4 अन्य परमाणुओं से जुड़कर 4 बंध एक साथ बना सकता है। अगर हम मेथेन की बात करें, मेथेन की, तो मेथेन का फॉर्मूला होता है CH4, जहाँ C के साथ में 4 हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए होते हैं और ये 4 सहसंयोजक बॉन्ड यहाँ पर दिखाते हैं। इसी प्रकार देखो क्लोरोफॉर्म, क्लोरोफॉर्म जो है उसका फॉर्मूला होता है CHCl3, यानी एक कार्बन के साथ में 3 तो क्लोरीन जुड़े हुए हैं और एक हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, सहसंयोजक बॉन्ड बन रहा है। ठीक, नेक्स्ट देखो CO2, तो CO2 के बीच में एक कार्बन, उसके साथ में ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं। यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में डबल डबल बॉन्ड होता है। ठीक है, डबल बॉन्ड होता है, ये ध्यान रखेंगे आप। तो इस प्रकार से कार्बन जो है उसकी संयोजकता 4 होती है और वो श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, इसलिए कार्बन की सर्वतोमुखी प्रकृति मानी जाती है। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हाइड्रोकार्बन्स की। हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं? तो हाइड्रोजन और कार्बन से बने हुए यौगिक हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। हाइड्रोकार्बन 2 भागों में बटे हुए होते हैं। सहसंयोजक यौगिक हाइड्रोजन जिनमें हो वो कार्बन के यौगिक। ठीक है, तो सहसंयोजक यौगिक जो हैं उनमें हाइड्रोकार्बन यौगिक भी उनको हम कह सकते हैं, जिनमें अगर एकल बंध पाया जाता है तो वो संतृप्त होते हैं, है ना। 2 भागों में बांटा जा सकता है हाइड्रोकार्बन या सहसंयोजक यौगिकों को। ठीक है ना, तो हाइड्रोकार्बन या सहसंयोजक यौगिक अगर सिंगल बॉन्ड उनके अंदर है तो उनको संतृप्त कार्बन बोलेंगे, और अगर उनमें द्विआबंध है, द्विबंध या त्रिबंध है, डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। वापस ध्यान दो कि अगर सिंगल बॉन्ड से बने हुए जो हाइड्रोकार्बन है उनको संतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे, और अगर द्विबंध या त्रिबंध से बने हुए हैं हाइड्रोकार्बन तो उनको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। ठीक है, डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड वाले तो क्या कहलाते हैं? असंतृप्त, और केवल सिंगल बॉन्ड वाले क्या कहलाते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन। अब आप यहाँ पे देखो कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन के अंदर एल्केन माने गए, एल्केन आते हैं, और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में अगर द्विआबंध वाले की बात करें तो एल्कीन आती है, और ट्रिपल बॉन्ड या त्रिआबंध वाले की बात करें तो एल्काइन आता है। ठीक है ना, एल्कीन डबल बॉन्ड वाले और एल्काइन ट्रिपल बॉन्ड यानी कि त्रिआबंध वाले होते हैं हाइड्रोकार्बन। ठीक है, अब देखो एक बार संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन क्या क्या होते हैं उनको आगे और थोड़ा सा देखते हैं। तो यहाँ पे ध्यान दो, संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है? वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच एकल बंध पाया जाता है। ठीक है ना, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड पाया जाता है, एकल आबंध पाया जाता है, तो उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए यहाँ पर आप देख पा रहे हो कि यहाँ ये कार्बन है, दूसरा है, तीसरा कार्बन है, और इन सब के देखो बीच में एक एक सिंगल बॉन्ड है, सब जगह दिखाई दे रहा है ना। कार्बन और कार्बन के बीच में हम बात कर रहे हैं फिलहाल, ध्यान दें, कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है तो एकल, वो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाएंगे। ठीक है, इन्हें हम एल्केन भी कहते हैं, जिसका सामान्य सूत्र होता है CnH2n+2, है ना,
याद रखोगे आप। सामान्य एल्केन के लिए सामान्य सूत्र क्या होता है, CnH2n और +2। ठीक है, जहाँ n का मतलब होता है कार्बन की संख्या यानी नंबर। अगर 4 कार्बन की संख्या n बराबर 4 है तो हम n की जगह 4 रख देंगे, तो ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, देखो C4H2n+2 है ना। H2n+2 ये एक्चुअल में ये जो 2 है ना ये थोड़ा नीचे है यहाँ पे, देखो इसको मैं फिर से ठीक लिख देता हूँ। ये +2 इसके साथ नीचे है। कार्बन और हाइड्रोजन से बने हुए हाइड्रोकार्बन एल्केन जो है उनका फॉर्मूला है CnH2n+2। CnH2n+2 में अगर मान लो यहाँ n का मतलब होता है कार्बन की संख्या, अगर मैं कार्बन की संख्या कहूँ कि 4 है तो उसका एल्केन क्या बनेगा यानी उसका सूत्र क्या बनेगा और उसका नाम क्या होगा, तो नाम के लिए तो हम आगे देख लेंगे वो डिटेल से। और फिलहाल हम यहाँ पर कह रहे हैं कि उसका सूत्र क्या बनेगा। तो देखो CN की जगह मैं 4 रख देता हूँ और n की जगह यहाँ पे 4 रखूँ तो 4 दूनी 8 हो जाएगा और उसमें 2 जुड़ जाएगा तो 10 हो जाएगा। तो C4H10 ये जो फॉर्मूला है ये 4 कार्बन के एल्केन का हो जाएगा। ठीक, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखें, सूत्र अच्छे से याद रखें आप। ओके, नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं असंतृप्त हाइड्रोकार्बनों की। तो असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्या है कि वे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन कार्बन के बीच में द्विआबंध या त्रिआबंध पाया जाता है। ठीक है, इन्हें दो भागों में बांटा जा सकता है, द्विआबंध वाले और त्रिआबंध वाले। द्विआबंध वालों को एल्कीन कहते हैं और त्रिआबंध वालों को एल्काइन कहते हैं। द्विआबंध वाले जो एल्कीन है उनका सूत्र क्या होता है, एल्कीन का CnH2n है ना। एल्केन का CnH2n+2 था और एल्कीन का क्या है CnH2n, केवल इतना ही। और एल्काइन का सूत्र क्या है CnH2n-2 है ना, माइनस में और -2 कर दोगे तो वो एल्कीन जो एल्काइन के रूप में आ जाए। अब ध्यान दो, जो एल्केन होते हैं उनके पीछे हमेशा अनुलग्न, अनु का मतलब होता है पीछे, तो उनके हमेशा पीछे क्या लगता है, अनुलग्न यानी पीछे लगने वाला। तो एल्केन के पीछे हमेशा एन लगता है, एल्केन है ना। तो 4 कार्बन को अगर हम ब्यूट कह रहे हैं तो 4 कार्बन का एल्केन क्या बोला जाएगा, ब्यूट, और उसके पीछे क्या लगा दोगे एन, तो ब्यूट और एन मिलकर क्या बन जाएगा, ब्यूटेन। ठीक है, तो एल्केन का अनुलग्न यानी पीछे लगने वाला जो शब्द है वो क्या होता है, एन। और इसी प्रकार जो एल्कीन है उसका अनुलग्न क्या होता है यानी पीछे क्या लगता है, ईन है ना। 4 कार्बन की है और एल्कीन है तो उसका नाम हो जाएगा ब्यूटीन है ना, 4 कार्बन को ब्यूट कहते हैं। तो एल्काइन का अनुलग्न जो है वो क्या होता है, आइन है ना। अगर 4 कार्बन की है कोई और वो एल्काइन है तो 4 कार्बन को ब्यूट बोलते हैं और पीछे हम क्या लगा देंगे, आइन, तो ये नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटाइन। ठीक है, ओके। नेक्स्ट देखो हम कुछ हाइड्रोकार्बन की बात कर लेते हैं। तो हाइड्रोकार्बन के नामकरण की बात करने जा रहे हैं। एक्चुअल में कार्बन जो जहाँ पर कार्बन की संख्या 1 होती है उसके लिए हम नाम देते हैं मेथ। कार्बन 2 हो तो एथ बोला जाएगा, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट, 6 हो तो हेक्स, 7 हो तो हेप्ट और 8 हो तो ऑक्ट कहेंगे। एल्केन श्रेणी के लिए अनुलग्न एन होगा, एल्कीन श्रेणी के लिए अनुलग्न ईन होगा और एल्काइन के लिए आइन होगा। ठीक है, तो आप अच्छे से इनको ध्यान रखेंगे, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक है, एन, ईन, आइन। ओके, अब हम देखो आगे और देखते हैं। तो हम यहाँ पे एल्केन की बात कर रहे हैं, एल्केन श्रेणी की। तो अगर एक कार्बन है तो हम उसको मेथ बोलेंगे और पीछे एन लगा देंगे तो मेथेन हो जाएगा। और अगर 2 कार्बन है तो एथ बोलेंगे और पीछे एन लगाने से वो एथेन बन जाएगा। प्रोप 3 कार्बन को बोलते हैं, पीछे एन लगने पर एल्केन का पीछे एन लगेगा अनुलग्न, तो ये बन क्या जाएगा, प्रोपेन। तो आपको सबसे पहले मेथेन की बात करें तो फॉर्मूला CH4 हो जाएगा है ना, CnH2n+2 सूत्र से। और अगर कार्बन की संख्या 2 है तो n का मान 2 रख कर निकालोगे तो C2H6 आ जाएगा, ये एथेन होगा। और C3H8 को अपन प्रोपेन बोलेंगे है ना। कार्बन की संख्या 3 रखने पर फॉर्मूला जो है वो CnH2n+2 यहाँ रखने पर ये आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन, डेकेन ऐसे चलता जाएगा। तो ये कार्बन की संख्या के आधार पर एल्केन श्रेणी के नाम हो जाएंगे।
अब देखो इसी प्रकार यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं तो 4 कार्बन की एल्केन को क्या बोलेंगे, ब्यूट प्लस एन ब्यूटेन। 5 कार्बन वाले को पेंट प्लस एन पेंटेन, है ना। और ये फॉर्मूले भी यहाँ पे दे रखे हैं कि यहाँ पे अगर 4 कार्बन है तो एक कार्बन ये रहा, दूसरा, तीसरा, चौथा आपस में सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं तो एल्केन है। अब जितने चूंकि कार्बन की संयोजकता 4 होती है तो देखो आप इस कार्बन की और इस कार्बन की बात करोगे तो यहाँ इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो इस कार्बन के पास में तो केवल एक ही संयोजकता हुई, एक ही बॉन्ड पूरा हुआ। इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन और हो जाएगा हाइड्रोजन के साथ, इधर इधर दूसरा इलेक्ट्रॉन तीसरा इलेक्ट्रॉन साझा कर लेगा तीसरे हाइड्रोजन के साथ, और इधर एक और हाइड्रोजन के साथ। ऐसे करके जो कार्बन है वो अपनी 4 संयोजकता हमेशा पूरी करना चाहता है। तो कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड हो तो एल्केन बोलेंगे, और कार्बन की संयोजकता 4 करने के लिए हम वहाँ पर हाइड्रोकार्बन के रूप में हाइड्रोजन जोड़ देंगे कार्बन के साथ। ठीक, तो पेंटेन हेक्स प्लस एन यानी 6 कार्बन हो हेक्स बोलेंगे, और पीछे एन लगने पर हेक्सेन बन जाएगा। ऐसे ही अगर हम यहाँ पे देखें तो इनके फॉर्मूले बनाने भी आसान है। CnH2n+2, इस फॉर्मूले में n का मान रख दो, सूत्र बन जाएगा। और अगर सूत्र को संरचना के रूप में लिखना हो तो 6 कार्बन है तो 6 कार्बन लिखकर उनके बीच में सिंगल बॉन्ड बता दो, और बाकी सभी बॉन्ड 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने के लिए हाइड्रोजन जोड़ दो उतने, ठीक, बचे हुए। तो अगर 7 कार्बन वाली कंडीशन है तो हम उसको बोल देंगे हेप्ट, है ना, आधा पै और टे। तो हेप्ट प्लस एन से क्या बन जाएगा, हेप्टेन। और अगर 8 कार्बन वाली एल्केन है तो उसके लिए क्या बोलेंगे, ऑक्ट प्लस एन ऑक्टेन। ठीक है, इसी प्रकार से आप क्या है कि यहाँ पे एल्कीन श्रेणी भी बना सकते हो। एल्कीन श्रेणी बनानी है तो आपको क्या करना है, एथ, देखो यहाँ पे मेथ नहीं लिखा हुआ, ध्यान दें, है ना, यहाँ पे मेथ प्लस इन नहीं लिखा हुआ, क्योंकि मेथ का मतलब हुआ कि एक ही कार्बन होगा, और यहाँ पे एल्कीन का मतलब डबल बॉन्ड है, तो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच ही लगते हैं। डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड हमेशा 2 कार्बन के बीच होंगे। जबकि अगर मैं बोलूँ मेथ और प्लस इन, तो मेथ का मतलब तो एक ही कार्बन हुआ भाई, मेथ का मतलब तो एक ही कार्बन हुआ, है ना, और उसके साथ में मैं इन लिख रहा हूँ मतलब डबल बॉन्ड बता रहा हूँ, तो एक कार्बन के साथ कभी भी डबल बॉन्ड नहीं आता है, इसलिए मेथ प्लस इन बराबर मेथीन संभव नहीं है, मेथीन नहीं बनता है। इसलिए जो डबल बॉन्ड वाले और ट्रिपल बॉन्ड वाले हैं वो हमेशा किससे शुरू होंगे, एथ से, एथ प्लस इन एथीन, प्रोप प्लस इन प्रोपीन, है ना, 3 कार्बन वाली, 4 कार्बन वाली ब्यूट प्लस इन ब्यूटीन, पेंट प्लस इन पेंटीन, हेक्स प्लस इन हेक्सीन, इस प्रकार चलता जाएगा। और इनके सूत्र भी बना सकते हो आप, ये सूत्र भी लिख सकते हो। और सूत्र के बाद में जब 3 कार्बन वाली आपको एल्कीन बनानी है तो 1 2 3 कार्बन लिखो, और कहीं एक जगह डबल बॉन्ड दिखा दो, बाकी सिंगल बॉन्ड, सब जगह जहाँ बचा हुआ है उस सिंगल बॉन्ड के साथ हाइड्रोजन ऐड कर दो, बस। तो इस प्रकार से आप कोई भी एल्कीन बना सकते हो, और इसका फॉर्मूला आप अच्छे से जानते हो कि फॉर्मूला क्या होता है, CnH2n। अगर ये वाली स्थिति है तो ये फॉर्मूला एल्कीन का है, ठीक है ना। अगर इसमें +2 ऐड कर दोगे तो ये एल्केन का बन जाएगा, और 2 हटा दोगे तो ये एल्कीन का बन जाएगा, और 2 और हटा दोगे तो ये क्या बन जाएगा, एल्काइन का। तो ऐसे आप किसी का भी ये फॉर्मूला एल्केन एल्कीन एल्काइन का बना सकते हो, ठीक है, ओके। अब देखो इसके बाद में हम आगे बात कर लेते हैं, एल्काइन श्रेणी की बात कर लेते हैं। एल्काइन श्रेणी, है ना, तो एल्काइन श्रेणी भी एथ से शुरू होगी, मैथ से शुरू नहीं होगी, अभी मैंने आपको बताया है। तो एथ प्लस आइन, एल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड होता है बीच में 2 कार्बन के बीच में, और पीछे अनुलग्न आइन लगता है। तो 2 कार्बन हो और आइन हो तो क्या बोलोगे, एथाइन। 3 कार्बन प्रोप प्लस आइन प्रोपाइन, 4 कार्बन ब्यूट प्लस आइन ब्यूटाइन हो जाएगा। और इनके संरचना सूत्र भी आप बता सकते हो, अणुसूत्र और ये संरचना सूत्र, यानी इनको इस प्रकार से भी दिखा सकते हो। तो कार्बन कार्बन के बीच में कहीं एक जगह आपको ट्रिपल बॉन्ड दिखाना है, बाकी 4 कार्बन है 5 कार्बन है वो लिख देने हैं, और उनसे बची हुई कार्बन की 4 संयोजकता पूरी करने के लिए उतने हाइड्रोजन जोड़ देने हैं, ठीक है, ओके। अब देखो हम यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक यहाँ पे बात कर रहे हैं, कुछ क्रियात्मक समूहों की बात करने जा रहे हैं। क्रियात्मक समूह जहाँ कहीं भी आपको OH दिख जाएगा तो उसको हम एल्कोहल के लिए एल्कोहल बोलते हैं, और जहाँ पर भी हमें COOH समूह दिख जाएगा क्रियात्मक समूह, उसको हम
मतलब एक प्रकार से कार्बोक्सिलिक अम्ल बोलते हैं। और जहाँ पर CHO समूह दिख जाए उसको हम एल्डिहाइड समूह बोलते हैं। और जहाँ पर क्लोरीन दिख जाए, ब्रोमीन दिख जाए, तो इनको क्लोरो ब्रोमो आयोडो इनको बोला जाता है। अब ध्यान दो, क्रियात्मक समूह कुछ जो हैं, जैसे कि सबसे पहला बात करें अपन, तो यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है OH, इसका अनुलग्न लगता है ओल। ठीक है, अगर 4 कार्बन है तो ब्यूट बोलोगे, और सिंगल बॉन्ड है तो ब्यूट प्लस एन, ब्यूटेन। और ब्यूटेन के साथ में अगर ओल समूह, OH समूह जुड़ा हुआ तो पीछे ओल लगा दो, तो ब्यूटेन प्लस ओल तो ब्यूटेनोल हो जाएगा, है ना। इसी प्रकार से COOH समूह के लिए पीछे अनुलग्न क्या लगेगा भाई, ओइक अम्ल लगेगा, है ना। CHO समूह के लिए पीछे अनुलग्न क्या लगेगा, एल लगेगा, एल, है ना, एल लग जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे ध्यान रखो कि क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन के लिए क्लोरो ब्रोमो आयोडो जो है वो पूर्व लग्न लगते हैं, ये आगे की ओर लगते हैं, पीछे नहीं जोड़ा जाता है। जैसे आप कह सकते हो मेथ प्लस एन प्लस ओल, पीछे अनुलग्न लगेगा तो मेथेनोल हो जाएगा। लेकिन क्लोरोब्रोमो जो है ये आयोडो जो है वो आगे लगते हैं, ये पूर्व लग्न है, पहले लगने वाले। तो जैसे 2 क्लोरो, है ना, ब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन, ब्रोमोब्यूटेन, आयोडोब्यूटेन, तो ये आगे लगते हैं। ठीक है, ओके।